Hello friends, welcome to my channel RS Tax Gyan Hub. Today's topic block tax credit under section 17 subsection 5. तो देखिए पहले देखते हैं ब्लॉक टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि ब्लॉक टैक्स क्रेडिट क्या ब्लॉक कर रहा है, टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर रहा है। जिस टैक्स क्रेडिट का आप अपने रिटर्न फाइल करते हुए फायदा ले लेते हैं, इनपुट एडजस्ट कर लेते हैं अपने टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। अब ये कह रहा है कि ये ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पर कभी तो आपको इनपुट अलाउड है, कभी इनपुट अलाउड नहीं है। अब वो कैसे कैसे कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है आप रॉन्गली इनपुट क्लेम कर लोगे तो बाद में क्या डिमांड निकल के आ जाएगी, तो आपको पेनल्टी के साथ पेनल्टी देनी पड़ेगी उसके साथ ही डिमांड के। और प्लस कई बार क्या होता है कि आपको खुद से पता लगता है कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं था इनपुट, हमने इनपुट ले लिया, आप क्या करें, तो इनपुट ले लिया तो इनपुट रिवर्स करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों को पहले से ही कंसीडर करो रिटर्न फाइलिंग से पहले कि इनपुट अलाउड है या नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए ये मैंने हेड बनाया है इसमें। तो क्लोज है ब्लॉक्ड क्रेडिट, यानी कि ये वाला क्रेडिट आपको अलाउ नहीं है, ब्लॉक हो चुका है। सेकंड है किन कंडीशन में ब्लॉक क्रेडिट नहीं होगा, यानी कि आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड में जो चेंजेस आए हैं पुराने और नए में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स जो किसके लिए है, पर्सन्स के लिए है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए। तो इसमें यदि 13 लोगों की कैपेसिटी से कम की है, ठीक है, लेस देन 13, तो इनपुट नहीं मिलेगा। यदि आपने इससे परचेज किया मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और आप चाहें कि आप इसको इनपुट बुक कर लें, तो इनपुट अलाउ नहीं है। और यदि आपने इसको रेंट पे दे दी, या फिर आपने इसको लीज पे दे दी, या फिर आपने इसको हायरिंग पे दे दी, तो इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भी इनपुट अलाउ नहीं है। अच्छा, तो इनपुट मोटर व्हीकल पे तो अलाउ नहीं है, लेकिन यदि हमने इसका इंश्योरेंस करा दिया, नहीं मिलेगा जी। आपने इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कराई, नहीं मिलेगा। आपने इसकी सर्विसेज कराई तो भी नहीं मिलेगा। पहले कंफ्यूजन था, कुछ लोग कहते थे कि मोटर व्हीकल पे तो नहीं है तो हम नहीं ले रहे, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस पे लिखा नहीं है तो हम लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो भी लिख दिया कि बाद में झगड़ा हो, कुछ परेशानी हो, कंफ्यूजन हो, उन्होंने क्लियर कर दिया कि लो अब इन सर्विसेज पे भी अलाउड नहीं है। कब कब अलाउड होगा, अब सोचो कि ये तो चलो हमने पर्सनल व्हीकल के लिए, क्योंकि बहुत से क्या होते थे ऑफिस के असेट्स दिखाते थे और अपनी पर्सनल यूज में गाड़ी चल रही है। अब क्या बुक्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या है, ऑफिशियल यूज है, और वैसे सब उसको पर्सनल यूज कर रहे। तो गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल जो पर्सनल यूज के लिए है लेस देन 13% अलाउ ही नहीं है। कौन वेरीफाई करेगा, यहीं पे क्लोज कर दिया। अब लेकिन दिक्कत किस लिए आ गई, टूर एंड ट्रेवलर्स के लिए। अब वो तो 13 से कम कैपेसिटी का रखेंगे, और पर्सन्स के लिए तो उसको तो बिजनेस हो गया ना, तो उसके लिए अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे कंडीशंस जो 4 कंडीशन में अलाउ है, पहला है कि फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, कि जो इन्हीं व्हीकल्स की सप्लाई करता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट जो पर्सन के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए है, उन्हीं मोटर व्हीकल की जो सप्लाई करता है अलाउ है। सेकंड है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर यानी कि टूर एंड ट्रैवलिंग वाले हैं उनको भी अलाउ है। थर्ड है कि कोई ट्रेनिंग देता है ड्राइविंग वगैरह की, तो उसके लिए अलाउ है। फिर ये कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर भी सर्विसेज होंगी, ये सब उनका अलाउ होगा, तो कह रहे अलाउ है। फिर ये तो खरीदने की बात तो हो गई, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हायरिंग, रेंट, लीजिंग, इस पे भी अलाउ नहीं है। तो उन्होंने कह दिया आप हायरिंग, रेंट और लीज भी इन्हीं पर्पज के लिए दे रहे हैं जो ऊपर 3 पर्पज बताए हैं, तो आपको इनपुट दे दिया जाएगा। कह रहे ठीक है। फिर बोलिए यदि कोई मैन्युफैक्चरर है जो कार ही बना रहा है, तो उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको भी अलाउ है। फिर कोई ऐसा है जो सर्विस दे रहा है, किस चीज की सर्विसेज दे रहा है, सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल, इन्हीं व्हीकल मोटर्स की, तो उसको अलाउ है, ठीक है। तो मेनली यदि आप इन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको अलाउ हो जाएगा, उसकी सर्विसेज की भी, उसकी कॉस्टिंग पे जो इनपुट आएगा वो भी, ठीक है। तो अब रिमार्क में देखिए कि क्या क्या चेंजेस है इसमें। वही है कि पहले क्या था कि पहले उन्होंने सिंपल एक लाइन बोली थी कि मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इनपुट अलाउ नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। अब क्या कह दिया कि यदि 13% से कम की कैपेसिटी है बैठने की, उसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 13 से ज्यादा है तो अलाउ हो जाएगा। बसेज हैं, ठीक है, और आपके ये ट्रेवलर्स होते हैं तो इस पे अलाउ हो जाएगा।
क्योंकि वो कोई पर्सनल यूज के लिए तो खरीदेगा नहीं, वो तो बिजनेस यूज ही होगा, तो अलाउड है। फिर इन्होंने नीचे कि भाई पहले नहीं लिखा था सर्विसेज के बारे में कि जनरल इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है या फिर सर्विसेज करा रहे हैं तो अलाउ है, तो उन्होंने लिख दिया लो वो भी अलाउड नहीं है, साफ साफ लिख दिया। ठीक है, अब मोटर व्हीकल्स आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोटर व्हीकल के बाद। मोटर व्हीकल इज completed नाउ एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेसल्स। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अब आ गए हम जहाजों पे। अब इसका देखिए क्या है, इसमें भी सेम है कि दी वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग, यानी कि या तो आपने खरीद लिया या आपने इसको लीज पे दिया, रेंट पे दिया, हायर पे दिया, या फिर इसके सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर मेंटेनेंस की, या इसकी कार्ड जैसी सर्विसेज होती है इनकी, तो वो सब यदि आपने कराया तो आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कब मिलेगा। अब वो कंडीशंस है, या तो वही बंदा इसकी सप्लाई कर रहा है उसको मिलेगा, या कोई टूर एंड ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एयर इंडिया वगैरह, या फिर कोई इसकी ट्रेनिंग दे रहा है नेविगेशन या फ्लाइंग की तो मिल जाएगा। फिर ये कह रहे हैं यदि इसको लीज पे, रेंट पे और हायरिंग पे भी दिया और वो ऊपर वाले पर्पज के लिए दिया तीनों के लिए तो आपको अलाउड हो जाएगा। कोई मैन्युफैक्चरर होगा वेसल्स का उसको भी अलाउ हो जाएगा, और ऐसा पर्सन जो इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहा है इन वेसल्स के लिए तो फिर उसको भी इनपुट अलाउड हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस क्या आया है, वही कि पहले इसमें कहीं नहीं बोला गया था कि भाई सर्विसेज की, रिपेयर मेंटेनेंस की, इंश्योरेंस की नहीं दिया जाएगा इनपुट, अब वो भी क्लियर हो गया है। यानी कि वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे केवल इन पर्पज पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा अदर केस में, चाहे उस पे चाहे वो उसकी खरीदने की कॉस्ट हो, उसकी हायरिंग की, रेंटिंग की हो, उसकी जनरल इंश्योरेंस की हो, सर्विसेज रिपेयर की हो, कुछ भी हो वट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा अब फूड का। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है थर्ड। अब इसने कहा है कि सप्लाई ऑफ फूड एंड बिवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज आपने यदि करी हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब जैसे फूड एंड बिवरेज में देखिए, पहले क्या होता था, पहले भी अलाउ नहीं था, अभी भी अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, अब फूड एंड बिवरेज में क्या होता है, खाना पीना, लोग क्या है बाहर खाने पीने का बिल करते थे, ऑफिस के दिखा के इनपुट आप बुक कर लेते थे। तो उन्होंने कह दिया फूड बिवरेज कैसा भी हो, कहीं पे इसको कुछ डिसाइड नहीं किया कि यदि आपने ऑफिस में खाया तो ऑफिस का मिलेगा, बाहर तो कहीं भी करो, फूड बिवरेज का तो बिल्कुल अलाउ होगा ही नहीं। इस तरह आपका आउटडोर कैटरिंग सेम वही, इसमें भी टैक्स इवेजन हो जाता, लोग पार्टीज करते बाहर पर्सनल और उसको दिखा देते ऑफिशियल मीटिंग हुई, तो आउटडोर कैटरिंग भी आपको अलाउड नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अब जितने ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं तो इनका तो मूवीज के लिए क्या बिजनेस पर्पज हो जाता, हो रही है बर्थडे पार्टीज, हो रही है वेडिंग शूट, लेकिन क्या करेंगे बिजनेस पर्पज दिखा सकते थे, तो फिर क्या है ब्यूटी ट्रीटमेंट भी साफ साफ इन्होंने मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि कोई इनपुट नहीं मिलेगा कैसा भी हो, हमें कंडीशन ही नहीं रखनी है। हेल्थ सर्विसेज हो गई, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इनमें से कोई भी है इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सब पे आपको क्या होगा, कोई आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई कि जो बंदे काम यही कर रहे हैं, जो हेल्थ सर्विसेज ही दे रहे हैं, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, या फिर ये इनमें से कोई भी सर्विस जिसका काम यही है और इन्हीं सर्विसेज को देने के लिए वो क्या कर रहा है, पीछे से भी कुछ सर्विस ले रहा होगा तभी तो पूरी सर्विस दे रहा होगा, इनपुट सर्विस, उन लोगों को ये अलाउड है। ठीक है, तो वो इनपुट इसमें ले सकते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि कोई मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई और टैक्सेबल सर्विस हो रही है, उसी में इनमें से कोई सर्विस मर्ज होती है जिसका बाइफरकेशन वगैरह नहीं है, तो मिक्स्ड सर्विस है तो इनपुट हो गया, अदरवाइज इनपुट नहीं है। और जैसे आपका नीचे इसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिखाया गया है, इसमें क्या है कि कई बार एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर के लिए किसी लॉ के अंदर मैंडेटरी होता है कि एम्प्लॉयज को ये सर्विस उसको देनी है एज पर लॉ। यदि एज पर लॉ उसको देनी है सर्विस, मैंडेटरी है, तो वो इनपुट ले सकता है। यदि उसके पास मैंडेटरी नहीं है तो इनपुट नहीं लेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है कि आपने कोई मेंबरशिप ले ली, किसकी, क्लब की ले ली, हेल्थ की ले ली, फिटनेस सेंटर की ले ली, इनपुट मिलेगा नहीं। कोई कंडीशन आपको चेक नहीं करनी कि ये पर्सनल है, बिजनेस है, क्या है, कुछ भी चेक नहीं करना। यदि आपकी मेंबरशिप ऑफ क्लब हो गई, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर हुई, तो इस पर आपको कोई भी जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा।
अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। अब एम्प्लॉयज, अब देखिए एम्प्लॉयज ने क्या किया, कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए टिकट्स बुक करा दी होम ट्रेवल कंसेशन के लिए, घूमने के लिए, जाओ घूमने अलाउ कर दिया एम्प्लॉयज को, टिकट्स बुक हो गई कंपनी के नाम से। अब उन पे क्या हुआ, कंपनी इनपुट बुक कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्यों भाई? साफ साफ लिख दिया है कि ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज नॉट अलाउड। ठीक है, कोई इनपुट नहीं मिलेगा यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को होम ट्रेवल कंसेशन पे भेज रही है, लीव पे भेज रही है, टिकट वगैरह बुक करा रही है, तो उस पर कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमने कोई काम किसी को दिया है, उसमें मटेरियल भी वही लगा रहा है, सर्विस भी वही लगा रहा है, करके हमें दे रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा यदि कोई ऐसा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन का है, किसके? इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि स्थायी प्रॉपर्टी के, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के अदर असेट्स जो कि स्थायी है, ठीक है, उस असेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ने इसी को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया थोड़ी हेल्प लेने के लिए जो वर्कर टाइप, तो उसको इनपुट मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से देखते हैं कि आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कराया, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, किस चीज का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? कंस्ट्रक्शन का। किसका कंस्ट्रक्शन का? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सक्लूड किसको कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी को। बाकी कोई भी वो इंक्लूड हो जाएगी तो उस पर आपको इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जिसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया यदि उसने किसी और की सर्विस ली उसने, तो उसको इनपुट मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि उसका तो बिजनेस पर्पज के लिए था। अब कंस्ट्रक्शन में फिर लोगों ने प्लानिंग सोची कि भैया तो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा अब हमारे ऑफिस में जैसे हम सोचते हैं कि चलो भाई पेंट वेंट कर दो, पुराना हो गया है, तो इस पे अब बिल लेके इनपुट बुक कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, क्लैरिफिकेशन दे दिया इसका भी। तो क्या लिखा कि कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे इन्होंने कहा इसमें क्या क्या इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन में? रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर्स, ऑल्टरेशन, एडिशन, ये सब इसका मतलब कंस्ट्रक्शन है, इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें साथ में तुमने ध्यान से देखा होगा तो लाइन दी गई है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि जहां तक वो कैपिटलाइजेशन करें, यानी कि जहां तक हम इसको कैपिटलाइज करें। लेकिन हम तो इसको कैपिटलाइज नहीं करें तो P&L में सीधा दिखाए तो इनपुट ले सकते हैं इस ग्राउंड के बेस पे, यदि हम ये शो कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। लेकिन इस पे कंफ्यूजन है, कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। नहीं लेने से बेटर है बाद में, क्योंकि हो सकता है इसको डिपार्टमेंट किसी और तरह इंटरप्रेट कर दे। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इन्होंने बताया कि प्लांट एंड मशीन वो है जिसको एक स्पेशल बेस की जरूरत पड़ती है प्रॉपर, और इसमें एक्सक्लूड किसको किया गया है? एक्सक्लूड किया प्लांट एंड मशीन में लैंड, बिल्डिंग, एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइजेस। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी को भी हम एक्सप्लेन कर दिया है और कंस्ट्रक्शन को भी। अब क्या हुआ, फिर से तिकड़म जुड़ाने शुरू हो गए कि भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यदि हम ऐसे करा रहे हैं तो इनपुट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं माल खुद से खरीद लेते हैं, किसी और से सर्विस ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, गुड्स का अलग से बिल हो जाएगा, सर्विस का अलग से, और हम इनपुट ले लेंगे दोनों का। गवर्नमेंट ने सोचा ये तो बहुत होशियारी दिखा रहे हैं, उसके लिए भी ले आए। क्या ले आए? तो ये बता दिया उन्होंने कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ के गुड्स या सर्विसेज, गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो, यदि रिसीव्ड करी आपने टैक्सेबल पर्सन से खरीदी हैं फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि स्थायी प्रॉपर्टी के लिए, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो इनपुट मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। लिख दिया इन्होंने, वो भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। और इस केस में जैसे कि हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो उनको दिया था कि वो फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट करे तो उनको अलाउड है, लेकिन यहाँ पे वो सीन कुछ नहीं, आप किसी और से खरीदोगे आगे तो भी इसमें बोथ आर यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दर, तो भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप खुद खरीदो या किसी और से खरीद के खरीदो। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ मिले, खुद से जो आप ये खरीदोगे इसके लिए कोई इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन, ऐसे गुड्स हैं या ऐसी सर्विसेज है जिस पे आपने टैक्स पे किसके अंदर किया है? कंपोजिशन ने, क्योंकि दो ऑप्शन दिए गए थे टैक्स पेयर को, नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन। कंपोजिशन वालों को तो टैक्स वैसे ही बहुत कम पे करना होता है,
और उसकी कंडीशन ही यही होती है कि आप इनपुट नहीं लोगे, और जब आप कम टैक्स पे कर रहे हो तो इनपुट कैसे ले लोगे? तो वो उनको बता दे, लेकिन यहाँ भी स्पेसिफाई कर दिया कि इसके अंदर भी हम दोबारा लिख रहे हैं इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अब जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, यदि वो बाहर से इंपोर्ट करके कोई माल ला रहे हैं उस पर तो इनपुट मिल जाएगा। यदि वो इंडिया में से ही खरीद के इंडिया में ही बेचना चाहे तो कोई इनपुट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो। यदि आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यानी कि आप अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हो, अपने व्यवसाय के लिए नहीं खरीद रहे हो, तो अब इस पे आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये भी ब्लॉक है। अब देखिए कई बार टैक्स इवेजन की प्लानिंग्स करते हैं लोग बाग कि भाई मैं बिल खरीद रहा हूँ, मेरा तो जीएसटी लग के आएगा, वेस्ट जाएगा। ऐसा करते हैं, आप लोग रख लीजिए इस बिल को, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, और इसमें से जितना % मुझे देना चाहें दे दो, आप 100% अपना इनपुट बुक कर लेना। ऐसे प्लानिंग कर लेते थे। अब उसमें क्या हुआ, कई बार रेड वर्ड पड़ी, पता चल गया लोगों को, मतलब गवर्नमेंट ने कहा लाओ दिखाओ कहाँ है बिल, बिल के साथ सामान का वेरीफाई, उसने कहा जी सामान तो हमारे चोरी हो गए, हमने खरीदे थे लेकिन चोरी हो गए। अब उस टाइम पे वो मिले ही नहीं, मिलते कैसे, क्योंकि उन्होंने तो खरीदे ही नहीं थे, टैक्स इवेजन करवाया था किसी के साथ। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहते तुम्हारा माल लॉस्ट हो गया, खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ डिस्पोज्ड हो गया, या आपने किसी को गिफ्ट दे दिया या फिर फ्री सैंपल दे दिया, तो अभी आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका माल चोरी हो जाए, खो जाए, आपने सैंपल के रूप में दे दिया, गिफ्ट के रूप में दे दिया, या राइट ऑफ कर दिया, या डिस्पोज्ड कर दिया, तो अभी आपको इस पे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कोई टैक्स आपने किस लिए पे किया फ्रॉड के केस में। पहले जैसे कि आप कहीं सप्लाई कर रहे थे, आपने सोचा कोशिश करके देख लें पकड़ा गया कि नहीं, टैक्स इवेजन आपने कर दिया, ठीक है, आपने फ्रॉड किया, आपने टैक्स शॉर्ट पे किया या पे ही नहीं किया, कि बच गए तो बच गए, नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, टैक्स भरो। टैक्स भरने के बाद भी आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा 74 सेक्शन के अंदर फ्रॉड में। उसके अलावा कई बार आपने और कोई कंडीशन ब्रेक कर दी, उसमें आपका सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स इन कन्वेंस इन द सेक्शन 130 के अंदर आपका माल पकड़ा गया, ठीक है, पेनल्टी भी लग गई, और 129 के अंदर या 130 के, इन तीनों सेक्शन में किसी के अंदर भी आपने वोलेशन किया, आपका माल पकड़ा गया और फिर भी आपने पे कर दिया, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने जितने भी सब ट्रांजेक्शन दिखा दिया, जिनमें केस में कब आपको इनपुट मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो इन सबको कंसिडर कीजिए बिफोर फाइलिंग योर जीएसटी रिटर्न्स, और उसके बाद ही आप नेट आउटपुट लाइबिलिटीज निकालिए और उसको पे कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. Thank you friends.